हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 15 दिसंबर और आज की डेट में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रही यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के बारे में। देन हम देखेंगे नाइल रिवर के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे स्वास्थ्य पोर्टल के बारे में। देन सी ऑफ जापान काफी चर्चा में रहा है। इसके साथ ही हम देखेंगे बर्ड ब्लू 6 सैटेलाइट के बारे में। देन इंडिया का जो आदित्य L1 मिशन है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही देखेंगे संपन्न पोर्टल के बारे में। बॉस इंस्टीट्यूट कोलकाता ये काफी चर्चा में रहा है, ये देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे राइट टू एजुकेशन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट्स स्टैट्यू वाज adopted in 1956 and came into force in 1957. And second, the IAEA functions independently of the United Nations system. And third, one of its key functions is to manage nuclear and radiological emergencies through its Incident and Emergency Center. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। आपको बताना है इंटरनेशनल एनर्जी जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो IAEA है ये फंक्शन तो करता है विद ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस, बट इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन विद इन द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। और ये रिपोर्ट करता है दोनों को, लाइक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी और सिक्योरिटी काउंसिल को भी। आप देख सकते हैं। द स्टैट्यू ऑफ इंटरनेशनल Yes. The Statute of International Atomic Energy Agency was adopted on 23rd of October 1956 and then it came into force on 29th of July 1957. It functions with the operational independence. It is an autonomous organization within the United Nations system and reports to both the United Nations General Assembly and the Security Council. The key function is emergency response through its incident एंड इमरजेंसी सेंटर जो कि कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू न्यूक्लियर ऑन रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट्स। आपने देखा कि ये जो IAEA है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और इसको स्टैब्लिश किया गया एज द वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन विद इन द यूनाइटेड नेशंस। आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को 2005 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय में इसमें 178 मेंबर स्टेट्स हैं और आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया इज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Among the following Indian cities have been included in the UNESCO Global Network of Learning Cities. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं कोची, भुवनेश्वर, मैसूरू या आपको बताना है नीचे दिए गए कोड्स में से कि कौन से शहर इन तीनों में से शामिल किए गए हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये तीनों ही शहर इसमें शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं जो तीन शहर शामिल हैं वो हैं वारंगल, त्रिशूर और नीलांबर। सो द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन सिटीज एंड द inclusion of these cities signifies their efforts to mobilize resources in every sector to promote inclusive learning. सो इंडिया की तीन शहर हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं और इनको कब शामिल किया गया था 2022 में। जीएनएलसी की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया 2013 में एंड इट हैज ग्रोन रैपिडली एंड टुडे इंक्लूड्स 425 cities from 91 countries supporting lifelong learning opportunities for nearly 500 million people. So it forms part of UNESCO's Education 2030 agenda and the SDG 4 mandate. सो आपने देखा कि यूनेस्को का ये जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। सो ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा क्योंकि 2025 में यूनेस्को ने 3 सऊदी की सिटीज को इस लिस्ट में शामिल किया है जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रही है। सो ये जो जीएनएलसी है इसका की पर्पज है प्रमोट करना क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सपोर्ट कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन सिटीज सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आप ध्यान रखेंगे कि इस लिस्ट में जो इंडिया की 3 सिटीज हैं वो हैं वारंगल, त्रिशूर और नीलांबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Nile River, which has been in the news due to regional disputes, consider the following statements. सो यहाँ पर क्षेत्रीय विवादों के कारण खबरों में रही जो नाइल रिवर है या नील नदी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वाइट नाइल इज कंसिडर्ड द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द नाइल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लेक विक्टोरिया। एंड सेकेंड the river flows into the Mediterranean Sea, forming one of world's largest deltas. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है नाइल रिवर से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं द नाइल रिवर हैज 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज White Nile and Blue Nile. So the White Nile, generally considered the longer and principal source, originates in the Great Lakes region of the Central Africa with its source identified as Lake Victoria. And the Blue Nile, originating from Lake Tana in Ethiopia, contributes the majority of water volume. सो नाइल रिवर को लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है एंड इट फ्लोज नॉर्थवर्ड्स थ्रू 11 कंट्रीज बिफोर impacting into the Mediterranean Sea, where it forms a massive and historically fertile delta.
So the Nile Delta in Egypt is one of the largest river deltas in the world, supporting dense population, agriculture and ecosystem. इसके साथ ही अगर हम ओरिजिन की बात करें तो द रिवर नाइल जो कि अफ्रीका में है ये ओरिजिनेट होती है इन बुरुंडी साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड। सो इसकी जो लेंथ है नाइल रिवर की वो है 6,695 किलोमीटर्स। आप ध्यान रखेंगे कि ये अफ्रीका के 11 जो कंट्रीज हैं उनसे होकर के गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्वास्थ्य पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड अंडर विच सेंट्रल सेक्टर स्कीम। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो स्वास्थ्य पोर्टल है वो किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं वन बंधु कल्याण योजना, सेकंड ट्राइबल रिसर्च इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स इसके अंतर्गत, थर्ड प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय योजना या फिर नेशनल हेल्थ मिशन। आपको बताना है कि ये जो स्वास्थ्य पोर्टल है ये किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसको विकसित किया गया है अंडर द ट्राइबल रिसर्च इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स योजना के अंतर्गत। आप देख सकते हैं The Minister of Tribal Affairs confirmed that the Swasthya portal will not be expanded to include national health databases, district dashboards और AI-enabled analytics। सो ये जो स्वास्थ्य पोर्टल है ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है शोइंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ इंडियाज ट्राइबल पॉपुलेशन and it was developed under the Central Sector Scheme, Tribal Research Information, Education, Communication and Events of the Ministry of Tribal Affairs. So ये प्रोवाइड करती है डाटा, रिसर्च ब्रीफ्स, केस स्टडीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेटिव मॉडल्स and it features a dashboard, knowledge repository, partner section and sickle cell disease support corner covering 177 हाई प्रायोरिटी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। सो आप ध्यान रखेंगे ये जो स्वास्थ्य पोर्टल है ये जो ट्राइबल एरियाज हैं ये जो ट्राइबल लोग हैं उनका स्वास्थ्य अपडेट या उनका सारी जानकारी रखने का एक डाटाबेस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Sea of Japan, consider the following statements. सो यहाँ पर जो जापान सागर है ये हाल ही में चर्चा में रहा है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ मेजर मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन बाउंडेड बाय जापान टू द वेस्ट एंड द कोरियन पेनिनसुला टू द ईस्ट। एंड सेकेंड it is connected to the Pacific Ocean via several narrow straits, including the Korea Strait and the La Perouse Strait. And third, the core flashpoint between Japan and Russia involves Senkaku या Diaoyu Island located within the Sea of Japan. यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है सी ऑफ जापान या जिसको ईस्ट सी के नाम से जानते हैं उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है। सो ये तो सही है कि ये एक मेजर मार्जिनल सी है ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, बट इट इज बाउंडेड बाय जापान टू द ईस्ट एंड कोरियन पेनिनसुला टू द वेस्ट। सो यहाँ पर डायरेक्शन ये अपोजिट कर दिए गए हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, बिकॉज द सेनकाकू आइलैंड or Diaoyu Island are a core flashpoint between Japan, China, and Taiwan, and they are located in the East China Sea, not Sea of Japan. आप यहां देख सकते हैं The Sea of Japan या East Sea is a major marginal sea of the Western Pacific Ocean. However, it is bounded by the Korean Peninsula and Russia to the west and the Japanese archipelago, जिसमें कि होkkaido, Honshu और Kyushu Islands आते हैं, to the east. So the statement reverses the positions of Japan and the Korean Peninsula. It is a semi-enclosed basin with restricted water exchange through several narrow straits, जिनमें शामिल है कोरिया Strait and Laperouse Strait. So the Senkaku Diaoyu Islands are a core flashpoint between Japan, China, and Taiwan, and they are located in the East China Sea, not Sea of Japan. So the core territorial dispute between Japan and Russia involves the Kuril Island, which are located north of Japan and near the Sea of Okhotsk and the Pacific Ocean. So अभी हाल ही में ये जो सी ऑफ जापान है ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि चाइना और रशिया ने अपनी एक ज्वाइंट नेवल ड्रिल शुरू करी है सी ऑफ जापान में। और ये जो सी ऑफ जापान है इसकी एरिया की बात करें तो इसकी जो एरिया है वो है 9,78,000 स्क्वायर किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लू बर्ड 6। सो यहाँ पर जो ब्लू बर्ड 6 है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है Bluebird 6 is the heaviest American commercial communication satellite designed for geostationary transfer orbit. And second, the launch vehicle LVM-3 is India's heaviest lift launch vehicle capable of placing 8,000 kg into GTO. And third, the LVM-3 uses a fully indigenous C50 cryogenic upper stage powered by the CE20 engine. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है जो ब्लू बर्ड 6 मिशन है इससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो ब्लू बर्ड 6 है ये हैवीएस्ट अमेरिकन कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो है, बट इट इज अ लो अर्थ ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नॉट जीटीओ सैटेलाइट। And third is incorrect because the LVM-3 uses a C25 cryogenic upper stage, not C50. बाकी आप यहां देख सकते हैं। So Bluebird 6 is the heaviest American commercial communication satellite, but it is a low Earth orbit communication satellite, not GTO satellite. LVM-3 की बात करें जिसे हम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से जानते हैं, और द बाहुबली रॉकेट इज इंडियाज हैवीएस्ट लिफ्ट ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल।
So its stated capacity is 8,000 kg to low Earth orbit and 4,000 kg to geostationary transfer orbit. So the LVM-3 uses a C-25 cryogenic upper stage, not C-50, and it is powered by indigenous CE-20 engine. नासा और इसरो का जो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, जिसे हम निशार के नाम से जानते हैं, इस मिशन पर सफल सफल सहयोग के बाद इसरो और जो स्पेसएक्स है उसने अमेरिका स्थित जो एस्ट्रोनिक्स स्पेस टेक्नोलॉजीज है उसके द्वारा विकसित ब्लू बर्ड उपग्रह के संयुक्त प्रक्षेपण की घोषणा की है, जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहा है। और आपने देखा कि बाद में इसको इस तरीके से लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the India's first solar observatory mission launched to study the sun? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए पहले जो सौर वेधशाला मिशन है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रयान 3, आदित्य L1, एस्ट्रोसैट या फिर निसार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो सन को स्टडी करने के लिए जो भारत का पहला मिशन रहा है उसका नाम है आदित्य L1। आप देख सकते हैं आदित्य L1, India's first solar observatory, helped scientists to understand why the May 2024 solar storm was the strongest in the 20 plus years, behaved unusually. जो सोलर स्टॉर्म होता है वो सडन बर्स्ट होता है ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड सोलर मटेरियल ejected by the sun. So it is caused when the sun's twisted magnetic fields become overstressed and snap in a magnetic reconnection. So solar storms can produce a solar flare, radiation storm or coronal mass ejection. इंडिया का जो ये आदित्य L1 मिशन है, आपने देखा कि ये देश का पहला सोलर से संबंधित कोई मिशन है जिसको इसरो ने लॉन्च किया था सितंबर 2023 में, एंड इट वाज पोजीशन्ड इन द हॉलो ऑर्बिट अराउंड द सन एंड अर्थ्स लैग्रेंज पॉइंट 1, इसीलिए इसका नाम भी आदित्य L1 रखा गया है। इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो रहा है टू स्टडी द सन्स फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना, फोकसिंग ऑन सोलर डायनेमिक्स, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड सोलर विंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपन्न पोर्टल फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो संपन्न पोर्टल है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपको बताना है ये जो संपन्न पोर्टल है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। आप देख सकते हैं द कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स Srimati Vandana Gupta inaugurated onboarding of MTNL employees retiring in November 2025 onto the Sampann Pension Portal at the principal CCA office in Delhi. This initiative covers 45,939 MTNL pensioners from Delhi and Mumbai, including current and past retirees, and will enable
fully digital pension processing from December 2025। सो ये जो संपन्न पोर्टल है, यहाँ पर संपन्न का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, एंड इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये एक ऑनलाइन पेंशन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस पेंशनर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institute has developed Glow Cash 9, a CRISPR protein that glows during gene editing? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस संस्थान ने ग्लो कैश 9 नामक एक क्रिस्पर प्रोटीन को विकसित किया है जो कि जीन संपादन के दौरान चमकता है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु, या फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आपको बताना है कि ये जो ग्लो कैश 9 क्रिस्पर प्रोटीन है, इसको किस संस्था ने विकसित किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये किया है बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता ने। आप देख सकते हैं Scientists at the Bose Institute Kolkata have developed Cash9 जो कि एक CRISPR प्रोटीन है that glows during gene editing. So it is a bioluminescent Cas9 created by fusing Cas9 with the split nano luciferase enzyme from deep sea shrimp proteins. So ये एक highly stable retaining structure and activity है even at higher temperatures. So when Cas9 folds correctly, the luciferase pieces reconnect and produce light, enabling real-time, non-harmful tracking of gene editing in cells, tissues, and plant leaves. So it improves the precision of homology directed repair, जो कि एक की डीएनए रिपेयर प्रोसेस है फॉर जेनेटिक डिजीजेस लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड मैस्कुलर डायस्ट्रॉफी। सो ग्लूकैस 9 जो है ये एडवांस करता है थ्री ट्रैकिंग को द विजुअल मॉनिटरिंग ऑफ मॉलिक्यूलर जीन थेरेपी इन एक्शन। सो आप ध्यान रखेंगे ग्लूकैस 9 को डेवलप करने के बाद अभी हाल ही में जो बोस इंस्टीट्यूट है कोलकाता का वो काफी चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization has released the report titled Right to Education, Past, Present and Future? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है शिक्षा का अधिकार अतीत वर्तमान और भविष्य, ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, या फिर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बैंक, या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आपको बताना है कि ये जो रिपोर्ट है एजुकेशन से संबंधित ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये रिलीज किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। आप देख सकते हैं द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द रिपोर्ट
Right to Education, Past, Present, and Future, reviewing progress since the 1960 Convention Against Discrimination in Education. So the report highlights major gains, including free basic education in 82% of the countries and primary school completion rising to 88%. So higher education enrollment grew from 100 million in 2000 to 264 million today. So despite progress, 272 million children still drop out early and 762 million adults remain illiterate, mostly women. So UNESCO warns that climate shocks, conflicts, and artificial intelligence demand urgent updates to global education laws. So it stresses lifelong learning as essential for workers and older adults. So आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में रिलीज की गई जो राइट टू एजुकेशन रिपोर्ट है ये संबंधित है यूनेस्को से। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।